गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पढ़ लिया था आवर्ती के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण। आवर्ती के आधार पे ध्वनि का वर्गीकरण पढ़ा था। सर्वव्य ध्वनि, अपसर्व्य ध्वनि और प्रासर्व्य ध्वनि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं मानवकरण, यानी मनुष्य के कान की संरचना और उसकी क्रियाविधि। ये जो आपको दिखाई दे रही है मानवकरण की जो संरचना है, उसकी मानवकरण की स्ट्रक्चर है। ये कान का बाहरी भाग होता है, ये मनुष्य के कान का बाहरी भाग होता है और इसकी आकृति होती है कीपनुमा। जैसे आकृति होती है कीपनुमा आकृति होती है, जिसे क्या कहते हैं, पिन्ना, या इसको कर्ण पल्लव भी कहते हैं। अब जब वातावरण से या परिवेश से जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, इस भाग में जब ध्वनि प्रवेश करती है, तो ये जो ध्वनि है वो एक नलिका से होकर गुजरती है। ये जो नलिका दिखाई दे रही है, इस नलिका से होकर गुजरती है और इस नलिका को क्या कहते हैं, श्रवण गुहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण गुहिका कहते हैं। इस नली के एक सिरे पर, ये जो नली है, इसके एक सिरे पर एक पतली झिल्ली, ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, पतली जो झिल्ली दृढ़ता से क्या होती है, तनित होती है, यानी तनी हुई होती है। इस नली के, यानी जो श्रवण नली है, पतली जो नली है, इस नली के एक सिरे पर एक झिल्ली, पतली झिल्ली दृढ़ता से तन्नित होती है, जिसको क्या कहते हैं, कर्णपटह। क्या कहते हैं? कर्णपटह, या इसको क्या कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं। और अगर इसको सामान्य भाषा में इसको अगर नाम दिया जाए तो इसको सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटह को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं। अब ये जो परिवेश से जो ध्वनि इस भाग में जब प्रवेश करती है, तो ये नली से होकर गुजरती है और ये गुजरने के बाद में इस जो कान का पर्दा है, जो कर्णपटह है, उसको क्या करती है, कंपित करती है। यानी ध्वनि के जो कंपन है वो कर्णपटह को क्या करते हैं, कंपित करते हैं। क्या करते हैं? कंपित करते हैं। अब कर्णपटह यानी कान का पर्दा क्या करता है, इसके पास जब ये कंपन करने लग जाएगा, तो ये कंपनों को क्या करेगा, ये कंपनों को क्या करता है, अंतःकरण के पास भेज देता है, आंतरिक करण के पास या आंतरिक कान के पास भेज देता है। अब यहाँ पे क्या होती है, देखो ये आंतरिक करण के पास में क्या होती है, श्रवण तंत्रिका होती है। अब यहाँ से ये श्रवण तंत्रिका क्या करता है, जो संकेत प्राप्त हुए उन संकेतों को किसके पास भेजता है, मस्तिष्क के पास भेज देता है। किसके पास भेजता है? मस्तिष्क के पास भेज देता है और इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ये होगी मानवकरण की संरचना और इसकी कार्यविधि। उसके बाद में है ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद में है ध्वनि प्रदूषण। देखो, सुस्वर ध्वनियाँ कानों को प्रिय या सुखद लगती है। सुस्वर ध्वनियाँ जो कानों को प्रिय या सुखद लगती है, अच्छी लगती है। वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुस्वर होती है। वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम है, सितार है, इनकी जो ध्वनियाँ होती है वो सुस्वर होती है, यानी अच्छी लगती है। वे ध्वनियाँ जो कानों को अप्रिय लगती है, कानों को अच्छी नहीं लगती है, उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में उसको शोर कहते हैं। जैसे यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, यानी यातायात के जो साधन है, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, जो भी यातायात के साधन है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो हमारे कानों को अप्रिय लगती है। अत्यंत प्रबल ध्वनि युक्त संगीत, अत्यंत यानी तेज आवाज़ में बजाए जाने वाले जो संगीत है वो भी। निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि, जहाँ पे निर्माण हो रहा है, कोई भवन निर्माण हो रहा है, वहाँ से आने वाली जो ध्वनि है वो भी क्या होती है, हमारे कानों को अप्रिय लगती है। हल्की ध्वनि जैसे श्वास लेना, हल्की ध्वनि जैसे
श्वास लेना जिसकी जो तीव्रता होती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, हल्की सांस लेने पर भी ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हल्की सी होती है, जिसकी तीव्रता होती है 10 डेसिबल। कितनी होती है? 10 डेसिबल तक होती है। और जैसे हम धीमी बातचीत करते हैं, आपस में धीमे धीमे बातें करते हैं, तो उसकी जो तीव्रता होती है वो होती है 20 से 30 डेसिबल तक की होती है। रेडियो संगीत, यानी रेडियो में सब संगीत सुनते हैं, तो उसकी जो तीव्रता होती है वो होती है 50 से 60 डेसिबल तक होती है। ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि सामान्य व कर्णप्रिय लगती है। यानी कि जो ध्वनि की जो तीव्रता है, अगर यदि 50 डेसिबल तक है तो वो ध्वनि हमको अच्छी लगती है या कर्णप्रिय ध्वनि होती है। लेकिन 50 से 80 के बीच, 50 से 80 डेसिबल की बीच की जो ध्वनि है उसको हम सहन कर सकते हैं। 50 से 80 तक की जो ध्वनि है उसको हम सहन कर सकते हैं, जैसे हल्का यातायात, विद्यार्थियों का शोर, सामान्य संगीत आदि। और 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है, यानी अगर ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से ऊपर है तो वो ध्वनि असहनीय माना जाता है, चाहे वह शुरू में संगीत ही क्यों न हो। यानी 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण फैलाती है, यानी ध्वनि प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है और वो ध्वनि असहनीय होती है। ध्वनि प्रदूषण निरंतर होने वाले तीव्र शोर, जैसे मोटर गाड़ियों की आवाज़, रेल इंजन की आवाज़, कल कारखाने, लाउड स्पीकर आदि की जो ध्वनि है या स्पीकर की जो ध्वनि है आदि से होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? मोटर गाड़ियों की आवाज़ या रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़, कल कारखानों में जो मशीनरी होती है उनसे निकलने वाली जो आवाज़ या लाउड स्पीकर की जो आवाज़, उनसे क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। जो ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जो जीवन की, जिससे हमारे जो दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित होती हैं। इससे क्या हो जाता है? इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप बढ़ जाता है, सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी स्थायी रूप से कम होना। और कभी कभी क्या आ जाता है? बहरापन भी आ जाता है। कभी कभी क्या आ जाता है? बहरापन भी आ जाता है, व्यक्ति बहरा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय कौन कौन से जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण न फैल सके? तो पहला उपाय है कि यातायात की समस्त वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू विद्युत उपकरणों में शोर कम करने वाली युक्ति होती है जो साइलेंसर जिसको कहते हैं, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। यातायात के जो समस्त साधन है, औद्योगिक मशीन है, घरेलू विद्युत उपकरण है, इनमें शोर कम करने वाली युक्ति होती है साइलेंसर, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित होने चाहिए। यानी शोर उत्पन्न करने वाले जो क्रियाकलाप है, शोर उत्पन्न करने वाली जो मशीनरी वगैरह हैं, जो कल कारखाने चलते हैं वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें होती है, तो ये आवासीय क्षेत्रों से, आवासीय क्षेत्र का जहाँ पे हम रहते हैं, शहर से बाहर की तरफ या आवासीय क्षेत्र से दूर संचालित होने चाहिए। तो ये हो गया, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित होने चाहिए। उसके बाद में टेलीविज़न व लाउड स्पीकर की जो ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। टेलीविज़न या जो लाउड स्पीकर सुन रहे हैं उसकी जो ध्वनि प्रबलता है या उसकी जो वॉल्यूम है वो हमें कम रखनी चाहिए, इससे भी ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। चौथा है, सड़कों व भवनों के आसपास, सड़क और भवन, उनके आसपास क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए क्यों? क्योंकि ताकि ये जो पेड़ पौधे हैं वो ध्वनि को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और इससे भी हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं।
बच सकते हैं। यानी सड़कों व भवनों के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ध्वनि अवशोषित हो सके। तो ये हो गए ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय।